हेलो, मैं फरजान, आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम लगा रहे थे न्यूमेरिकल सीरीज अल्टरनेटिंग करंट के लिए। तो आज के हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ वो जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास वो PYQs हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास JEE 2024 का। और JEE साथी मतलब एक प्लेटफॉर्म है IIT कानपुर की तरफ से जो स्टडी करवा रहे हैं, जो तैयारी करवा रहे हैं बच्चों की JEE और नीट की। तो खैर, हम एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया सा दिया है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ 200 पिकोफैरेड। एक कैपेसिटर दिया है जिसकी कैपेसिटेंस 200 पिकोफैरेड है। तो साथ ही साथ चीज़ों को लिखते भी चलते हैं हम। तो यहाँ पर कैपेसिटेंस कितनी दी रखी है हमको? 200 पिकोफैरेड, ठीक है। इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट AC सप्लाई। अब AC सप्लाई के साथ दिया है तो ये हमारा ERMS गिवन है। ये क्या गिवन है हमारा? ERMS कितना गिवन है भाई? ये 230 वोल्ट एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी 300 रेडियन पर सेकेंड। अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं, मतलब ये आपको ओमेगा दे रखे हैं सीधे सीधे 300 रेडियन पर सेकेंड। अगर हर्ट्स में दे रखे होते तो हमको F दे रखे होते, सिर्फ फ्रीक्वेंसी। फिर क्या कह रहे हैं? द RMS कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट्स आर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्वेश्चन। पूछ क्या रहे हैं आपसे? RMS कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब एक बात तो आपको समझनी पड़ेगी कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। हमारे सर्किट में जो नॉर्मल करंट फ्लो हो रही है उस करंट को बोलते हैं हम कंडक्शन करंट, ठीक है, जो चार्जेस के फ्लो की वजह से जा रही है। दूसरी हमारे पास एक करंट है कि जब आप कैपेसिटर को किसी सोर्स के साथ अटैच करेंगे, कोई आपने वेरिएबल सोर्स ले लिया। अब यहाँ पर कैपेसिटर प्लेट्स की चार्जिंग होगी। जब कैपेसिटर प्लेट की चार्जिंग हो रही है तो यहाँ पर पहले चार्ज होगा कुछ कम, बाद में धीरे धीरे चार्ज बढ़ेगा। एक पर आएगी प्लस क्यू चार्ज और एक पर आएगा माइनस क्यू चार्ज। अच्छा, जैसे जैसे चार्जिंग बढ़ेगी वैसे वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। मतलब जैसे जैसे आप कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो हमारे पास चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। और अगर आप इस रीजन में रखते हैं अपना मैग्नेटिक कंपास तो वो कंपास आपको डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो इस रीजन में जो कैपेसिटर प्लेट के बीच का रीजन है इसमें ऐसा कंसीडर किया गया है कि भाई यहाँ पर कोई ना कोई करंट है जो सर्किट में कंडक्शन करंट के साथ फ्लो कर रही है। हालांकि वो कोई करंट नहीं है, बस वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, इसलिए उसको करंट बोलते हैं। तो उसका नाम हमने दिया है डिस्प्लेसमेंट करंट और उसको हम ID से लिखते हैं। आप जब चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा चैप्टर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उसमें आपके पास जो है डिस्प्लेसमेंट करंट का पूरा एक छोटा सा डेरिवेशन है, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे करके समझाया गया है। खैर अभी हम लोग AC के न्यूमेरिकल लगा रहे हैं तो आपके समझने के लिए इतना है। कैपेसिटर प्लेट के बीच मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने से एक करंट जनरेट होती है जिसको हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी के लिए इतना काफ़ी है। और एक चीज़ और भी है, ये कंडक्शन करंट IC और ये डिस्प्लेसमेंट करंट ID, ये दोनों इक्वल होती है। तो अगर आपको यहाँ पर निकालनी है ना द RMS कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट आर, तो इतना तो हम समझ रहे हैं कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट ये दोनों सेम होने वाली है। मतलब अपने आंसर, अच्छा ऑप्शन भी उन्होंने देखो 1.38 तो ये तो हो सकता है ना, सेम है। 14.3 और 143 तो ये ऑप्शन तो पहले से गलत है। दोनों सेम होगी, इस बात को आपको पता चल चुका अभी बिल्कुल। 13.8 और 138 ये भी नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? हमें निकालनी है RMS कंडक्शन करंट और चेक करनी है वो 1.38 आ रही है या 13.8 आ रही है, क्योंकि जितनी कंडक्शन होगी उतनी डिस्प्लेसमेंट होगी। आगे के इस सभी को पूरे को यहाँ से हटा देते हैं, ऊपर आपकी याद के लिए बस रख देते हैं। तो अगर आपको बहुत बढ़िया करके चीज़ें पता है तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा भाई करंट का, बिल्कुल बेसिक सा फार्मूला होता है करंट का। भाई करंट का फार्मूला हमसे कहता है कि I इक्वल्स ERMS, करंट होता है ना वोल्टेज या जो EMF है हमारा अपॉन रेजिस्टेंस। अब कैपेसिटर के लिए जो रेजिस्टेंस होगी, हमने कल वाली वीडियो में भी देखा था कि कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस है उसको हम XC से लिखते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर EMF को डिवाइड करते हैं रेजिस्टेंस से और कैपेसिटर के केस में होता है ये XC। फिर आपने XC का फॉर्मूला भी पढ़ रखा था भाई, देखते रहेंगे हम कि भाई साइड्स हमारी बिल्कुल अच्छे करके आती है ना, ERMS अपॉन। अब हमने कल दो फार्मूला और पढ़े थे भाई। पहला फार्मूला पढ़ा था हमने कि
एक्सएल इक्वल्स ओमेगा एल और एक्सी इक्वल्स 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो आपको बस ये चीज याद रखनी है, ये एक्सएल जो था हमारा ये ओमेगा एल होता है और एक्सी होता है 1/ओमेगा सी। तो कुछ नहीं करना आपको, आपको बस ये एक्सी की वैल्यू यहां पर रख देनी है, तो ये हो जाएगा 1/ओमेगा सी। अब सबको पता है कि जब डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है तो थर्ड टर्म जाता है फर्स्ट के पास, तो हमारे पास ये आ जाएगा ERMS मल्टीप्लाई बाई ओमेगा सी। सारी वैल्यूज आपके पास होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी दी होती तो हम ओमेगा बराबर 2πf रख देते, कोई मसला नहीं। लेकिन अब ERMS कितना था भाई हमारे पास 230, मल्टीप्लाई करिए, ओमेगा कितना दिया था हमें 300, मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई सी, कैपेसिटेंस दे रखी है 200 पिको फैरेड, तो 200 तो वैसा ही रहेगा, पिको की जगह पर आप लगाएंगे -12। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, पिको की जगह पर -12। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बहुत कम ली जाती है, क्योंकि बहुत कम कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर भी अच्छा खासा चार्ज स्टोर कर सकता है। तो अगर अब आपको यहाँ से आई निकालना है तो आपको बिल्कुल सीधे सीधे एक काम करना है, ये नंबर देखिए 23 है, मल्टीप्लाई 3 × 2 कितना हो जाता है 6 हो जाता है। तो आपने नंबर्स की मल्टीप्लाई कर ली बहुत बढ़िया करके। अब देखिए 2 zeros और 1 कितने 5 zeros हो गए ना, तो मल्टीप्लाई, अच्छा प्लस के 5 zeros हुए हैं ये और ये माइनस के 12 है, तो हमारे पास बचेंगे 10⁻⁻7। इतना तो आपको ध्यान रखना है ना, -12 थे उसमें से 1 2 3 4 5 चले गए तो -7 बचे। अब इसकी जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई के बाद हमें क्या मिलेगा देखो, आई इक्वल्स, हाँ भाई 6 3 18, 1 आया, 6 2 12 और 1 13, तो हमें इसकी मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा 138 और साथ में चल रहा 10⁻⁻7। ठीक है, अच्छा 138 है, अगर हम चाहें डेसिमल एक नंबर पीछे ला सकते हैं, तो हमारे पास आई कितना आ जाएगा 13.8 इंटू, अब आपने देखिए यहाँ पर नंबर छोटा किया पावर बड़ी करोगे, तो -7 को +1 टाइम्स बड़ा करोगे तो हमारे पास बचेगा 10⁻⁻6। और क्योंकि करंट आपने निकाली है तो हमारे पास ये यूनिट होगी एम्पियर, लेकिन हमारे पास जो आंसर है ना उसमें माइक्रो एम्पियर है, तो 10⁻⁻6 को ही माइक्रो बोलते हैं ना, तो I इक्वल्स टू 13.8 माइक्रो। तो हमारे पास ये जो I आ रही है, ये I कौन सी, कंडक्शन करंट IC। तो अब हमारे पास कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों बराबर होती है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा 1.38 या 13.8। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है 13.8 एंड 13.8 माइक्रो एम्पियर। क्या इतनी बात समझ में आ रही? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट भी दे रखा है। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है बहुत बढ़िया करके सभी चीज़ों का। मेन चीज़ है फॉर्मूले का बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटाने वाले हैं, हट गया। अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, ये दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेकेंड इसका, अच्छा एक ऑप्शन नीचे चला गया, कोई बात नहीं, हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर बाद में उसके ऑप्शन मैच कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है यहाँ पर देखो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, हालांकि ये न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है कि मैच द लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड। अब लिस्ट फर्स्ट में हमारे पास 4 नाम है और लिस्ट सेकेंड में हमारे पास 4 नाम है। ठीक है, अब सबसे पहले तो एक बार देखते हैं कि क्या क्या नाम है भाई हमारे पास। इधर है AC जनरेटर, एक डिवाइस है जो क्या करता है, जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। साथ ही साथ किस पर बेस्ड होता है ये बेस्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे, कि जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी उसका फ्लक्स बार बार चेंज होगा तो वहां पर इंड्यूस्ड EMF और करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। ये फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। ठीक है, दूसरा हमारे पास डिवाइस है ट्रांसफॉर्मर। दूसरा डिवाइस कौन है हमारे पास, देखिए ट्रांसफॉर्मर। ये क्या करता है, ये EMF की वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है या उसको डिक्रीज कर सकता है। हमारे पास 2 टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तीसरा हमारे पास है रेजोनेंस। तीसरा रेजोनेंस, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस क्या बताता है आपको, शार्पनेस ऑफ LCR सर्किट, कि LCR सर्किट की जो पीक वैल्यू है, शार्पनेस कहाँ पे आपको मिलेगी। आपने NCERT में एक ऐसा ग्राफ भी देखा होगा रेजोनेंस का, कुछ इस तरीके का, एक इस तरीके का ग्राफ NCERT में बना हुआ है। ये आप जब टॉपिक पढ़ेंगे ना Q वैल्यू, वहां पर आप इसको बढ़िया करके देखेंगे, Q फैक्टर जिसको बोलते हैं। एक और हमारे पास अगला है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अच्छा,
शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस देखिए, अच्छा रेजोनेंस अकर्स था यहाँ पर और यहाँ पर रेजोनेंस ऑफ शार्प, ये चीज है भाई, यहाँ पर था रेजोनेंस अकर्स, रेजोनेंस कब होगा, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी वाली कंडीशन पूछी गई है वहां पर, और ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, ये इसके लिए डायग्राम ये वाला जो हम एनसीईआरटी का भी आपको बता रहे थे कि रेजोनेंस की शार्पनेस आपको कैसे पता चलेगी। अब इधर ऑप्शन देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ बोथ एल एंड सी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना है करंट को प्रोडक्शन करने का, क्वालिटी फैक्टर आपको बताता है शार्पनेस, अभी बात हुई थी, और म्यूचुअल इंडक्शन हमारा जो ट्रांसफॉर्मर है ये म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करेगा, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में कुछ इस तरीके का कोर मटेरियल रहेगा, कोर मटेरियल के दोनों साइड में आप क्या रैप करते हैं, कॉइल, एक कॉइल प्राइमरी जिसको एसी से कनेक्ट करते हैं और दूसरी कॉइल आपके पास होगी सेकेंडरी जिसको कनेक्ट करते हैं हम, जिसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स चेंज करने पर सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है, ये फिनोमेना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। तो अब हम इनको मैच करते हैं जल्दी से बढ़िया करके। तो मैच करने के लिए सबसे पहले तो एक अलग सा कोई कलर ले लेते हैं। देखिए एसी जनरेटर जो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है, तो ए वाले का सही ऑप्शन कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बोले तो ए वाले का सही ऑप्शन है सेकेंड, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर ईएमएफ और वोल्टेज को चेंज करता है और इसका प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन, तो बी वाले का हमारे पास सही ऑप्शन है म्यूचुअल इंडक्शन मतलब 4 वाला, ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब बच रहा सी, रेजोनेंस अकर्स, रेजोनेंस कब अकर होगा भाई, जब हमारे पास सर्किट में कौन कौन होंगे, इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी। तो रेजोनेंस अकर्स, रेजोनेंस की कंडीशन आपको कब मिलेगी, जब हमारे पास सर्किट में होंगे इंडक्टर भी और कैपेसिटर भी। फिर शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, हमने बताया शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को लिखते हैं ना क्यू फैक्टर, उस क्यू फैक्टर को हम बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। तो अपने पास जो डी आ रहा है उसका सही ऑप्शन कौन सा, डी वाले का, ये क्वालिटी फैक्टर मतलब कि थर्ड वाला। तो अपने सही ऑप्शन में देखो, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट। आओ भाई, ए का सेकेंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, पहला वाला ये तो ठीक मिल गया हमें, बहुत अच्छी बात है। तो अपना जो बिल्कुल सही ऑप्शन होने वाला है वो होने वाला है ये, बहुत आराम से। अगर आपने देखो चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, आपको सभी फिनोमेना पता है, सभी डिवाइसेस पता है, उनके प्रिंसिपल पता है, तो आप बहुत आराम से ऐसे वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, इसको इरेज करते हैं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नीट 2025 का क्वेश्चन है। तो हमारे पास बहुत बेहतरीन सा एक क्वेश्चन आया है और थोड़ा सा हेल्दी भी लग रहा है तो देखने में। तो एन एसी पावर सप्लाई ऑफ 220 वोल्ट, तो हमारे पास एसी पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं जिसका ईएमएफ कितना दे रखा है, तो ये ईआरएमएस वैल्यू दे रखी है हमको, ये दे रखी है 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज। अब इसमें देखो डिवाइसेस जो कनेक्ट है, ए रजिस्टर ऑफ 20 ओम, तो हमारे पास एक रजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है भाई 20 ओम, बहुत बढ़िया। एक कैपेसिटर ऑफ रिएक्टेंस 25 ओम, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस देखो ना 25 ओम, और किसकी है ये कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम लिखते हैं XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। कितनी दे रखी भाई ये दे रखी 25 ओम। एंड एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस, अब इंडक्टर की जो रिएक्टेंस होती है उसको लिखते हैं XL। ये चीजें आपको ध्यान रखना है, तीनों ही रेजिस्टेंस हैं, एक R रजिस्टर की, एक XC कैपेसिटर की और एक XL इंडक्टर की। तो इंडक्टर की भाई कितनी दे रखी है, ये भी दे रखी है, ये दे रखी है 45 ओम। आर कनेक्टेड इन सीरीज, इन तीनों को मतलब हमने इंडक्टर को, कैपेसिटर को, रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया, मतलब एक LCR बनाया बहुत बढ़िया करके। आगे कह रहे हैं द करंट इन द सर्किट, आपको सर्किट की करंट निकालनी है, एंड द फेज एंगल बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, और करंट और वोल्टेज का फेज एंगल आपको बताना है। तो इतना काम आपको करना है, पहले तो आपको करंट निकालनी है। अगर आपको बहुत अच्छे से ध्यान हो चीजें, बहुत ही अच्छे से, तो हमारे पास करंट का एक फार्मूला था भाई, IRMS इक्वल्स, ऊपर लिखते थे EMF और नीचे लिखते थे रेजिस्टेंस। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, तो हम यहाँ पर ऊपर लिखेंगे वोल्टेज, वोल्टेज हमारे पास कौन है भाई सर्किट का ERMS, ठीक है, अपॉन में रेजिस्टेंस। अगर सर्किट में सिर्फ रजिस्टर होता तो अपॉन में R लिख देते, अगर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर होता अपॉन में XL लिख देते, अगर सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर होता तो अपॉन में XC लिख देते। लेकिन अपना सर्किट भाई LCR सर्किट है, तो LCR सर्किट की जो रेजिस्टेंस है ना,
रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर। तो रेजिस्टेंस को वहां पर रेजिस्टेंस नहीं जेड बोलते हैं, इंपीडेंस। और वो होती कितनी है भाई? तो हम लिखेंगे जेड इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो इंपीडेंस की आपके पास ये वैल्यू आने वाली है। तो अब हमें अगर अपॉन में इंपीडेंस चाहिए ना जेड, तो उस जेड को हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं बहुत बढ़िया करके। तो जेड को कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ साइड यहां पर यूज कर लेते हैं। अगर आप देखें बहुत बेहतरीन करके, तो हम z कैसे निकाल सकते हैं? तो z इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर भाई कितना है? आर स्क्वायर 20, तो हम लिख देंगे 20 का स्क्वायर प्लस लगाएंगे एक्सएल माइनस एक्सी। एक्सएल कितना है? एक्सएल है 45 माइनस एक्सी कितना है? एक्सी है 25, और इसका क्या लगेगा? होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तुम इधर देखो जरा भाई, इधर देखिए जरा सभी लोग। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 400 प्लस लगाइए 45 माइनस 25, 20 बचाना, फिर 20 का स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा? 400। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है, एक सेकेंड रुकिएगा, तो हमारे पास जो z आने वाला है ना, z कितना आने वाला है? हमारे पास z आने वाला है स्क्वायर रूट ऑफ 800। देखिए 400 प्लस 400 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 800। क्या स्क्वायर रूट ऑफ 800 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 100, और 100 का 10 बाहर निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा z इक्वल्स 10 रूट 8। ये तो हमारे पास z की पूरी वैल्यू आ गई। अब 10 तो भाई तुम पे 10 है, रूट 8 याद करो, रूट 2 की वैल्यू 1.414, ऐसे ही रूट 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 जल्दी से 2.828। ये आपके पास रूट 8 की वैल्यू आ गई। तो जब आप z निकालेंगे यहां से, तो देखिए हमारे पास अब कैलकुलेटेड जो z आया ना, वो कितना आया हमारे पास? 10 इंटू 2.82, मतलब डेसिमल एक नंबर आगे जाएगा 28.28, तो हमारे पास आ जाएगा 28.28। ये हमने z निकाल लिया। अच्छा लगे आपको? बहुत बढ़िया, ठीक है। वरना आप 10 रूट 8 को भी यहाँ पर रख सकते हैं, हमें सिर्फ फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है वैल्यूज को। तो आपको कैलकुलेशन बहुत बढ़िया करके पता होनी चाहिए। अब ये सारी वैल्यूज अगर हम वहां पर रख दें, देखो ERMS कितना दिया था हमें? 220, अपॉन में z हमने पूरा निकाला ना 10 इंटू 2.82, मतलब वो 28.2 हो जाएगा। 28.2, आपकी मर्जी है, आप आगे 28 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक काम कर सकते हैं, अगर डेसिमल हटा दें यहां से तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसको 2 से कैंसिल करें तो ये कितना आने वाला है? देखो ये हो जाएगा 2121, तो हमारे पास आ गया 11000 अपॉन में 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अगर अब इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको डिवाइड करने की कोशिश करो, तो हमें मिलेगी अपनी RMS वैल्यू बहुत बढ़िया वाली। अब जरा आप इसको देखो, पूरी डिजिट को नहीं देखना हमें सिर्फ देखना है 14 को। 14 की टेबल ऐसे पढ़ना है ना कि वो 110 के अंदर रहनी चाहिए, आगे के डिजिट्स को अभी आप निगलेक्ट करो, क्योंकि अपने पास आंसर देखो कितने आ रहे हैं। अपने पास आंसर करंट क्या आ रहे हैं? 15.6 एम्पियर, 15.6, मतलब दोनों आंसर सेम है, बस वो फेज अलग है उनकी। फेज हम बाद में निकालेंगे, पहले तुम्हें आंसर चाहिए ना करंट का, या फिर आंसर आएगा 7.8 और 7.8। तो अगर आप बहुत बढ़िया करके देखो तो 14 इंटू 15, ये तो 110 से बहुत ज्यादा जा रहा है ना। अगर आप देखोगे यहां पर मल्टीप्लाई करके तो 14 7 में क्या काम चल जाएगा हमारा, क्योंकि 14 8 से ज्यादा होने वाला है ना इससे। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 7.8 एम्पियर। अब आपको थोड़ा बहुत दिमाग भी चलाना कैलकुलेशन में, हम डिवीजन करने चले गए हैं कि हम मेन न्यूमेरिकल छोड़ दिया, हम साइड में जाके डिवीजन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको दिमाग चलाना पड़ेगा। यहाँ पर 14 की टेबल आती होगी, मैनेज करके देखना, और जरूरी नहीं हर बार 14 आए, डिनोमिनेटर में कोई कुछ और नंबर भी आ सकता है ना। तो अपने पास जो IRMS करंट आ रही है भाई, यहां पर हम लिख देते हैं उसको, IRMS करंट आ रही है 7.8 एम्पियर, ठीक है ना। और आप चाहते हैं इस पर डिवाइड करना, बिल्कुल करो, आपकी कॉपी रफ पेज है आपके पास, बढ़िया करके डिवाइड करो। तो हमारे पास IRMS आ रही 7.8 एम्पियर, लेकिन मसला तो यहाँ पे नहीं है ना। देखो 7.8 एम्पियर पे भी दो ऑप्शन है भाई, एक 30 डिग्री फेज के साथ और एक 45 डिग्री फेज के साथ। तो हम कैसे करेंगे? फेज निकालेंगे। तो पहले इतने का जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा, जल्दी से ले ले स्क्रीनशॉट। वापस आते हैं जल्दी से।
इस पूरे को हटा दें यहाँ से। ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया बढ़िया करके, चलो दिल नहीं तोड़ते तुम्हारा, लो हटाया नहीं हमने, साइड में कर दिया, ठीक है। अगर आपको याद हो, हमने आपको बताया था कि फेज निकालने के लिए आपको करना क्या है। तो फेज निकालने के लिए आप निकालेंगे tan फाई। क्या निकालेंगे? tan फाई। tan फाई कैसे निकालते हैं? अगर आप इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं तो फेजर डायग्राम में कुछ इस तरीके से आप यहां पर बनाएंगे। देखो फेजर डायग्राम कुछ ऐसा, LCR सर्किट का, इधर होता है R के साथ होती है करंट, ठीक है। ऊपर जो Y में होता है, ऊपर Y में कौन होता है? Y में होता है XL माइनस XC होता है ना। तो हमारे पास देखो इनके बीच का अगर तुम्हें फेज एंगल निकालना है तो y बाई एक्स करेंगे ना, y बाई एक्स। तो हमारे पास यहाँ क्या आने वाला है? यहाँ आने वाला है XL माइनस XC और अपॉन में R आने वाला है। आपको डायरेक्ट याद रखना है LCR सर्किट का फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको फेज पूछेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास tan फाई इक्वल्स XL माइनस XC ओवर R। अब यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज। तो भाई जरा एक बार बढ़िया करके बताओ, XL माइनस XC कैसे लिखोगे? XL 45, XC 25। तो 45 माइनस 25 सीधे सीधे 20 लिख देंगे, अपॉन में R की वैल्यू कितनी थी? R की वैल्यू 20। तो 20 कितना बचा? ये तो 1 बचा। तो अपने पास tan फाई कितना आ रहा है? 1। अब बताना जरा 1 में किस एंगल के लिए वैल्यू होगी tan फाई की 1? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, tan फाई इक्वल्स 1 को लिख सकते हैं tan 45, इनवर्स में जाकर tan गायब, तो हमारे पास फेज एंगल कितना बचा? 45 डिग्री। तो अपना जो पूरा आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? वो आंसर है अपना ये वाला। देखिए 7.8 एम्पियर करंट आ रही थी और फेज डिफरेंस कितना था दोनों के बीच में? 45 डिग्री का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़े, थोड़े बहुत दूसरे फॉर्मूला और थोड़ी नई चीजें, मतलब पूरे चैप्टर की एकदम बढ़िया करके चीजें यूज होंगी। तो हम लोग मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चन के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू।